तो पिछले पार्ट में हमें पता चला था कि मिस्टर मू और ड्रैगन एम्पायरर लॉन्ग शाओ की दोस्त जिसका नाम शीशु है उसकी अलायंस ने एक अंडरग्राउंड सोल गाइड कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया है जिसमें कुछ अंडरग्राउंड सेक्ट्स हिस्सा लेने वाले हैं। यहाँ प्राइज मनी में उन्हें कुछ रेयर मेटल मिलेंगे जो कि युहाओ और उसके दोस्तों को भी चाहिए थे। लेकिन जब इस चीज के बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने नाना को ब्लैक मार्केट भेजा तब उन्हें इस कंपटीशन के बारे में पता चला, जो सुनकर युहाओ ने फैसला किया कि वो और उसके दोस्त वहां उस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे जिससे वो अपने दुश्मनों की पावर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाए। वैसे यहाँ क्वालिफाइंग राउंड में सिर्फ उन्हें एक सोल गाइड टूल बनाना था जो कि युहाओ और काइतो दोनों ही बहुत जल्दी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन इस चीज की खबर वहां तियानरन को भी मिल चुकी थी, इसलिए वो अपने कुछ साथी अशासियंस को युहाओ पर हमला करने के लिए भेजता है। लेकिन युहाओ ने अपने सोल डिटेक्शन से उसका पता पहले ही लगा लिया था। इस वजह से यहाँ तियानरन का ये मकसद कामयाब नहीं हो पाता। साथ ही युहाओ इल्यूजन की मदद से उस होटल के मैनेजर को डराते हुए ये चीज बताता है कि वो ड्रैगन एम्पायरर मतलब लॉन्ग शाओ का आदमी है, जिस कारण से उस होटल के मैनेजर ने युहाओ और काइतो को भी पास कर दिया था और उन्हें एक एक पैच दे दिया था जिससे अब आगे होने वाले कंपटीशन में वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वैसे अब इस पार्ट की स्टार्टिंग वहाँ तियानरन के मेन हॉल से होती है। यहाँ अभी उन अशासियंस का लीडर तियानरन से माफी मांग रहा था। तियानरन गुस्से में उनसे कहता है कि तुम लोग नाकाम होकर लौट आए। मुझे तो डाउट हो रहा है कि आखिर तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हें जान से क्यों नहीं मारा। इस पर वो अशासियंस का लीडर डरते हुए कहता है कि माफ कर दीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम सारी सिचुएशन संभाल लेंगे। हालांकि तभी हम देखते हैं कि वहाँ वो अशासियंस जो कि युहाओ और काइतो को खत्म करने के लिए गए थे उन्हें इस वक्त चैन से लटका रखा था और तियानरन के एक इशारे पर उन सभी से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी छीन ली जाती है। जब बाद में उन्हें आकर चेक किया जाता है तब तक वो मारे जा चुके थे। यहाँ सिर्फ अभी उनका वो लीडर बचा था जिसे इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तियानरन से कहता है कि तुमने देख लिया कि मिशन में नाकाम होने से तुम्हें क्या सजा मिल सकती है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मुझे निराश मत करना, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद वो अशासियंस का लीडर वहाँ से चला जाता है। वैसे अभी तियानरन को गुस्सा आ रहा था, इसलिए ऑरेंज उसे समझाते हुए कहती है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, हमने हमारे दुश्मन की स्ट्रेंथ का पता ही नहीं लगाया और अगर हम इस तरह और अशासियंस भेजेंगे तो शायद हम हमारे और कई आदमी खो देंगे और ऐसा ना भी हुआ तो भी इस चीज से हम सामने वालों को बता रहे हैं कि वो हमारी नजर में आ चुके हैं। वैसे देखा जाए तो ऑरेंज ये बात इसलिए भी कह रही थी जिससे युहाओ और उसके दोस्तों पर ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि तियानरन ने अब उन्हें सीरियसली ले लिया है। लेकिन तियानरन को भी ये बात सही लगती है। वो कहने लगता है कि तुमने सही कहा, हम उन्हें कम समझ रहे हैं, मुझे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर वापस यहाँ वीवी के कमरे पर आता है जहाँ काइतो कह रहा था कि ये काम जरूर सन एंड मून एकेडमी का है। ये सुनकर वेंगडोंगर आगे आते हुए कहने लगती है कि ये तो अच्छा है, अब हमें मौका मिल गया उन्हें टारगेट बनाने का, हम इस चीज के बारे में हमारे साथियों को बता सकते हैं। लेकिन काइतो आगे आकर कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तियानरन ने कोई भी सबूत छोड़ा होगा और जो लोग हम पर हमला करने के लिए आए थे मेरे हिसाब से अब तक वो मारे जा चुके होंगे। अब इतना सुनते ही वेंगडोंगर को यहाँ थोड़ी चिंता होने लगती है। वो कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर युहाओ और काइतो का इस कंपटीशन में हिस्सा लेना सेफ नहीं है, क्योंकि वो फिर से अशासियंस भेजकर हमला करवा सकता है। लेकिन इस पर युहाओ कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने पहले ही अपने बहुत से साथी अशासियंस खो दिए हैं, इसलिए मुझे डाउट है कि अब वो शायद कुछ टाइम तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और अगर हमें थोड़ा सा समय मिला तो इस समय
में हमें शीशु अलायंस और उस कंपटीशन के बारे में जितना हो सकता है उतनी जानकारी निकालनी होगी। वैसे तो वेंगडोंगर को अभी भी चिंता हो रही थी, इसलिए युहाओ उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। साथ ही शाओ शाओ भी वेंगडोंगर से कहती है कि उसे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी अभी अगर उन्हें चिंता करनी ही है तो अगले दिन की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगले दिन उनका मैच है जिसके लिए अभी तक उन्होंने प्रिपरेशंस नहीं की है। हालांकि अब सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था और यहाँ सबसे पहली फाइट श्रेक एकेडमी की हो रही थी। अभी वैंक्वायर सबसे पहले लड़ने आई थी, जो कि आराम से अपने ओपोनेंट्स को हरा देती है और श्रेक एकेडमी यहाँ जीत जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मैच सन एंड मून एकेडमी का होता है। उन्होंने भी बहुत आसानी से जीत हासिल कर ली थी और इसके बाद फाइनली बारी आती है तांग सेक्ट की। सबसे पहले वेंगडोंगर मैदान में आती है, जो कि अपनी पावर से सभी को इम्प्रेस करती है। उसके बाद शाओ शाओ अब आती है और उसने भी अपनी पावर से अपने ओपोनेंट को हरा दिया था और इसके बाद फाइनली अब युहाओ वहां आता है। वैसे तांग सेक्ट पूरी समझदारी से अपने मेंबर्स को आगे भेज रहा है, जिससे किसी को भी अपनी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल भी ना करना पड़े और वो इजीली सारे मैचेस जीतते जाएं, क्योंकि अभी तक उनके लिए ये फाइट ज़्यादा सीरियस फाइट नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी पावर दिखाने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि देखा जाए तो ये हजारों साल बाद तांग सेक्ट का पहला कंपटीशन है। इस वजह से उन्हें अपनी इमेज शुरुआत में ही बहुत अच्छी बनानी है। हालांकि इमेज अच्छी बनाने के चक्कर में युहाओ ने अपनी पावर और आइस गॉडेस की मदद से यहाँ फिर से बैटल ग्राउंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर भी इस तरह से सामने वाली टीम हार चुकी थी और अब तो लॉन्ग सेक्ट की वो लड़कियां जिन्हें युहाओ ने अकेले हराया था, वो भी युहाओ से इम्प्रेस हो चुकी थी। हालांकि तांग सेक्ट ये मैच जीतने के बाद फाइनली ये पूरा नॉकआउट राउंड एंड होता है। मतलब यहाँ नॉकआउट राउंड में जितने भी अलग अलग राउंड्स हुए थे वो सब खत्म हो चुके हैं और अब टोटल 32 टीम्स बची हुई है। इसी चीज़ की खबर मिलने से अभी शाओ शाओ बहुत खुश थी। वो कुछ फ्रूट्स खाते हुए कह रही थी कि फाइनली नॉकआउट राउंड एंड हुआ। वैसे भी मैं लड़ते हुए बहुत ज़्यादा थक गई थी, अब हम सीरियसली फाइट कर पाएंगे। तभी वेंगडोंगर उसके फ्रूट्स चुराते हुए कहती है कि तुम इतनी कम फाइट करके थक गई। हालांकि अब जब वो दोनों लड़ रहे थे इतने में ही वहाँ सामने रेफरी आता है और युहाओ से कहता है ध्यान से सुनो, लगता है ये अगले राउंड की इंफॉर्मेशन देने वाला है। अगला राउंड यहाँ पर बहुत ही स्पेशल राउंड है, क्योंकि अभी टोटल 32 टीम्स बची हुई है, इसलिए सभी को 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। ये चीज़ एक तरह से लॉटरी के थ्रू डिसाइड होगी कि किस डब्बे में कौन सी टीम आने वाली है। पहले बॉक्स की लॉटरी स्टार्ट होती है। सबसे पहला नाम वहाँ पर सन एंड मून एकेडमी की टीम का आता है। इससे सभी लोग खुश हो चुके थे, क्योंकि पहले ही फाइट सन एंड मून एकेडमी की होगी। उस बॉक्स में अगला नाम एक दूसरी टीम का था और जब वो तीसरा नाम लेते हैं तब पता चलता है कि वहाँ तांग सेक्ट है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल सा था और सब खुश थे, क्योंकि अब उन्हें सच में थोड़ी सीरियस फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन अचानक उस बॉक्स में श्रेक एकेडमी की टीम का नाम भी आ जाता है। इस चीज़ से कई लोग हैरान थे और साथ ही यहाँ युहाओ और उसका पूरा ग्रुप भी हैरान लग रहा था। कुछ लोग बात कर रहे थे कि उनकी जो तीनों फेवरेट टीम्स हैं वो एक ही ग्रुप में आ गई। इससे उन्हें थोड़ा कड़ा मुकाबला तो देखने मिलेगा, लेकिन शायद उनकी कोई एक फेवरेट टीम लास्ट तक ना पहुंच पाए, क्योंकि इस बॉक्स में 4 टीम है और इनमें से सिर्फ 2 ही टीम्स सेलेक्ट हो पाएंगी। वैसे देखा जाए तो ये नॉर्मल चीज नहीं है। इसी वजह से वह युवा और उसके दोस्त समझ चुके थे कि ये सारा काम जरूर सन एंड मून
एम्पायर का है। वो इस पूरे कंपटीशन के रूल्स के साथ साथ इस लॉटरी को भी खुद से हैंडल कर रहा है। वैसे एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि सन एंड मून एकेडमी और सन एंड मून एम्पायर दोनों ही अलग अलग है। मतलब सन एंड मून एम्पायर जो रूल्स बनाता है, उन रूल्स की वजह से कहीं कहीं बीच में सन एंड मून एकेडमी की टीम को भी प्रॉब्लम होती है। हालांकि वो इसमें कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उन्हें इन रूल्स के बारे में पहले से पता नहीं है और ना ही उन्हें ये पता था कि हॉली स्पिरिट सेक्ट भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। वैसे अभी यहाँ यूहॉक के दोस्त थोड़ी टेंशन में थे क्योंकि इस राउंड के बाद कोई 2 ही टीम सेलेक्ट होगी। इसका मतलब श्रेक एकेडमी शायद इस राउंड को क्वालिफाई ना कर पाए, लेकिन यूहॉक कहता है कि अभी हमें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमें पहले अपनी प्लानिंग देखनी होगी कि हम कितने तैयार हैं और कितना नहीं, क्योंकि ये मैच कल ही होना है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में अब हम सीधा अगले दिन पर आ जाते हैं, जहाँ रेफरी इस नए राउंड की शुरुआत की अनाउंसमेंट कर रहा था। और इस अनाउंसमेंट के बाद वो सन एंड मून एकेडमी की टीम और तांग सेक्ट की टीम को सामने बुलाता है, क्योंकि पहला मैच इन्हीं दोनों टीम के बीच होना था। ये चीज़ अच्छी थी कि शुरुआत में तांग सेक्ट की फाइट यहाँ श्रेक एकेडमी से नहीं हुई, क्योंकि इस फाइट में ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर जब ये लोग पहुँचते हैं तो सन एंड मून एकेडमी की टीम का लीडर जियाओ मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे, क्योंकि जब मुझे पता चला कि इस बार का ये कंपटीशन और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है तो मुझे लगा कि तुम शायद पहले ही ना हार मान जाओ। हालांकि उसकी ये बात सुनते ही यहाँ ज़ू शेंशी आगे आते हुए कहता है कि मैंने भी एक बात सुनी। पिछले कंपटीशन के दौरान हमारी टीम की वजह से तुम्हारे कुछ साथी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने अपना कैरियर ही छोड़ दिया। मुझे भी थोड़ा सा डर था कि कहीं तुमने भी अपना कैरियर ना छोड़ दिया हो, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मैं खुश हूँ। हालांकि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे है कि नहीं, क्योंकि शायद इस कंपटीशन के बाद तुम्हें भी कैरियर छोड़ना पड़े। वैसे तो जियाओ भी इस पर थोड़ा सा चिढ़ गया था, लेकिन अब ये कंपटीशन स्टार्ट होने का समय आ चुका है, इसलिए रेफरी तांग सेक्ट से वेंगडोंगर को और वहाँ सामने सन एंड मून एकेडमी की तरफ से भेजे हुए स्टूडेंट को आगे बुलवाता है और इसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है। अभी सन एंड मून एकेडमी का वो स्टूडेंट जब हमला कर रहा था तो वेंगडोंगर अपने विंग्स निकाल कर वहाँ चारों तरफ उड़ते हुए उसके अटैक्स को डॉज कर रही थी, क्योंकि वो लड़का इस वक्त सोल गाइड वाले वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें डॉज करना ही सही है, क्योंकि यूहाओ ने वेंगडोंगर से कहा था कि मौका मिलने पर तुम्हें सीरियस अटैक करना होगा, क्योंकि इस राउंड का रूल है कि यहाँ पहले इंडिविजुअल मैच होगा और उसके बाद में टीम बैटल। इसलिए जब टीम बैटल होगा तो उसके पहले टीम को 7 पार्टिसिपेंट्स के नाम रजिस्टर करवाने होंगे। अगर ये लोग इंडिविजुअल फाइट में किसी इंडिविजुअल ओपोनेंट को ज्यादा डैमेज पहुंचा देते हैं और फिर सामने वाली टीम अगर 7 पार्टिसिपेंट्स को रजिस्टर नहीं करवा पाती तो टीम बैटल नहीं होगा और सामने वाली टीम हार जाएगी। यूहाओ की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही थी और वेंगडोंगर भी इसे फॉलो करते हुए यहाँ कुछ देर उस लड़के के अटैक से बचते हुए सही मौका पाकर उसके करीब जाती है और वहाँ एक बहुत ही तेज ब्लास्ट के थ्रू उसे सीधा रिंग से बाहर फेंक देती है, जिस चीज की वजह से उस लड़के के हाथ में चोट आई थी और वो हार चुका था। साथ ही इसी तरह से तांग सेक्ट ने अपने पहले मैच को कुछ ही सेकंड्स में जीत लिया था। इसके बाद अब सन एंड मून एकेडमी की तरफ से शिंगहाओ नाम का लड़का आगे आता है। वो कहता है कि वैसे तो मेरा नाम शिंगहाओ है, लेकिन लोग मुझे किंग ऑफ गन्स के नाम से ज्यादा जानते हैं। इतना कहते हुए उसने अपने सारे सोल गाइडेंस टूल, मतलब वो सारे वेपन बाहर निकाल लिए थे। इतने निकाल कर वो वेंगडोंगर से कहता है, तुम बहुत सुंदर हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा चेहरा इस लड़ाई में बिगड़ जाए, इसलिए अभी भी समय है, तुम चाहो तो हार मान सकती हो। हालांकि उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन अगला पार्ट भी आप यहाँ सामने एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।